सो SBL स्ट्रेटजिक बिजनेस लीडर, अभी तक हम कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी की बातें कर रहे थे। मॉडल हमने कवर कर लिए, पेस्टल, पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर नेशनल डायमंड, पोर्टर्स वैल्यू चेन, 7S 7M, और हमने प्रीवियस लेक्चर में SWOT की बातें भी कर ली। ऐसी बात है, ओके। चलिए वापस आते हैं अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में। बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन, हाउ टू डील विद कंपटीशन। और कंपटीशन को डील करना है कैसे? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, which involves 3 interrelated processes: strategic analysis, strategic choice, strategic implementation। और हम फंसे हुए हैं कहाँ पे? strategic analysis में, which mean to analyze current position of the business, to analyze the factors affecting position of the business। और पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है, पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है क्या? इंटरनल एनालिसिस। क्या ख्याल है? इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस का मतलब क्या है? हमें क्या देखना है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को देखना है, और रिसोर्सफुलनेस मीन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखना है। कैसे देखना है? उसके लिए हमारे पास भी 3 मॉडल हैं। एक पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल है, और एक हमारे पास 7S मॉडल है, और एक हमारे पास 7M रिसोर्स मॉडल भी है। ठीक हो गया। पोजीशन को एनालाइज करने के लिए सिर्फ इंटरनल ही नहीं, उसने कहा जी आपको परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस भी। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है? आपको देखना है एनवायरनमेंट एंड हाउ इट मे चेंज को, जिस मीन इसको एनवायरमेंटल एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है, एंड हाउ इट मे चेंज। और एनवायरनमेंट 2 तरह के होते हैं। सो आप फॉर्म ऑपरेट इन 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक लिमिटेड एनवायरनमेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का, या इसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। और एक वाइड एनवायरनमेंट है जिसको हम नाम देते हैं कंट्री, रीजनल, या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट का। और अगर हमने इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो हमारे पास 2 मॉडल हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल के थ्रू एनालाइज करना, या फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल के थ्रू एनालाइज करना। और अगर हमने मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं। पोर्टर्स नेशनल डायमंड मॉडल, या फिर प्रेफरेबल क्या है? पेस्टल। दिस मीन पोजीशन को एनालाइज करने के लिए हमें इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। या हम पोजीशन को डायरेक्टली भी एनालाइज कर सकते हैं, और वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं? थ्रू पोजीशनिंग एनालिसिस। और पोजीशनिंग एनालिसिस कैसे होगा? थ्रू अ सिंगल मॉडल कॉल्ड SWOT, जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेसेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देखी जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन देखी जाएंगी। यहाँ तक चीज़ें हमने कवर कर ली। आज थोड़ी और बातें करते हैं। कहते हैं कि ठीक है, पोजीशन को एनालाइज करना है बाय यूजिंग इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, लेकिन वो कहते हैं पोजीशन को एनालाइज करने से पहले आपको क्या करना है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी डिफाइन करना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिन्होंने अपना पर्पस ही डिफाइन नहीं किया था, इसलिए आपको क्या करना है? अपना पर्पस पहले डिफाइन करना है। व्हाई वी एग्जिस्ट,
कि हम दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉफिट के लिए या फिर अदर देन प्रॉफिट के सोशल वेलफेयर के लिए। क्यों, अगर पर्पस डिफाइन ही नहीं है तो आप अपनी पोजीशन को एनालाइज नहीं कर सकते। क्यों, पर्पस के अगेंस्ट ही देखोगे ना, पर्पस अचीव हो रहा है तो पोजीशन स्ट्रांग है, पर्पस अचीव नहीं हो रहा तो पोजीशन क्या है, वीक है। इसलिए आपको अपना पर्पस पहले डिफाइन करना जरूरी है। पर्पस डिफाइन होगा तो पोजीशन एनालाइज होगी, पर्पस डिफाइन नहीं है तो ना तो पोजीशन एनालाइज होगी और ना ही फिर आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक चॉइस में ऑप्शंस निकलेंगी। क्यों, पर्पस के अगेंस्ट आपने देखना है ना कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं पर्पस अचीव करने के लिए। दिस मीन ये स्ट्रेटेजिक प्रोसेस नामी चीज दुनिया में होगी नहीं, फिर आपकी जिंदगी बड़ी आसान होगी। ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे कब तक, जब तक चलेगी और एक दिन ताला लगा के बंद करके घर चले जाओगे। क्यों, कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकोगे, क्यों, पर्पस ही डिफाइन नहीं था। क्या ख्याल है? हम कहते हैं वो जो पर्पस होते हैं वो कोई 3 तरह के होते हैं। एक विजनरी पर्पस होता है जिसे नाम दिया जाता है मिशन का। एक मेजरेबल पर्पस होता है जिसे नाम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव का। और एक पॉलिटिकल पर्पस भी होता है ऑर्गेनाइजेशन का और उसे नाम दिया जाता है स्टेक होल्डर एनालिसिस का। तो पोजीशन को एनालाइज करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस डिफाइन करना है, व्हाई वी एग्जिस्ट। जो 3 तरह के होते हैं, विजनरी पर्पस मीन मिशन, मेजरेबल पर्पस मीन ऑब्जेक्टिव और एक पॉलिटिकल पर्पस जिसका मतलब क्या है, स्टेक होल्डर एनालिसिस। अब ये हमारे पास कोई 3 और बड़े टॉपिक आ गए, एक मिशन, एक ऑब्जेक्टिव और एक स्टेक होल्डर एनालिसिस। क्या ख्याल है? आए बातें कुछ करते हैं। कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना कोई पर्पस जो है वो डिफाइन करती है, व्हाई वी एग्जिस्ट। उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन का बनता है मिशन। उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपने गोल्स। उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपने ऑब्जेक्टिव और उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है, स्ट्रेटजिक लेवल पे स्ट्रेटजिक प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं, टेक्टिकल लेवल पे टेक्टिकल प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं और ऑपरेशनल लेवल पे ऑपरेशनल प्लान मीन डे टू डे प्लानिंग होती है। क्या ख्याल है? और ये चीज़ क्या है, ऑलरेडी शायद हमने कहीं पे डिस्कस की हुई है कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। मीन ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है जिसके अकॉर्डिंगली मिशन होता है, मिशन के अकॉर्डिंगली गोल सेट किए जाते हैं, गोल के अकॉर्डिंगली क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव। और जब ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं तो उसके बाद स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजिक लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, ईयरली बजट प्रिपेयर करना और ऑपरेशन लेवल पे डे टू डे प्लानिंग होके आगे स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। कहते हैं पर्पस का मतलब क्या है, वाई वी एग्जिस्ट मीन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, उसे नाम दिया जाता है पर्पस का। तो मिशन क्या है? कहते जी मिशन क्या है, रीजन डिएट्रे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रीजन डिएट्रे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रीजन डिएट्रे का मतलब क्या है, व्हाई वी एग्जिस्ट एंड व्हाट वी बिलीव इन। व्हाई वी एग्जिस्ट एंड व्हाट वी बिलीव इन मीन एक लैटिन वर्ड है रीजन डिएट्रे जिसका मतलब क्या है, व्हाई वी एग्जिस्ट एंड व्हाट वी बिलीव इन। जब कहता है मिशन क्या है, ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओवरऑल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन वही जो पर्पस है वही क्या है, मिशन भी है। जब कहता है मिशन क्या है, बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी।
कि आपका सोसाइटी में बेसिक जो फंक्शन है आइदर प्रॉफिट कमाना है या कोई सोशल वेलफेयर करनी है, तो वही जो आपका मेन पर्पस है वही क्या होता है, मिशन। मीन दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या है, मिशन है। क्या कह रहा है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है और वही क्या होता है, मिशन। और वो एक ही होता है, चेंज नहीं होता। पर्पस मिशन एक ही होता है जिसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सोशल वेलफेयर है तो सोशल वेलफेयर होगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, दोनों नहीं हो सकते। इस मिशन पर्पस को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ गोल सेट करती है। मिशन पर्पस को अचीव करने के लिए क्या सेट किए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं। गोल का मतलब क्या है, जनरल एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल एम है उसे क्या नाम दिया जाएगा, गोल। उसी जनरल एम को जब स्पेसिफिक बना दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। मिशन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, जो एक ही रहेगा। अब उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट गोल सेट किए जाते हैं। कभी गोल सेट किया जाता है शेयर प्राइस को इंक्रीज करना, कभी गोल सेट किया जाता है कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाना, कभी गोल सेट किया जाता है प्राइसिंग कम करना, कभी गोल सेट किया जाता है हैवी मार्केटिंग करना, कभी गोल सेट किया जाता है बिजनेस को एक्सपैंड करना। लेकिन ये क्या है, जनरल टर्म में, स्पेसिफिक नहीं है। गोल है क्या, शेयर प्राइस को इंक्रीज करना। भाई कितना, कब तक, क्या मेंशन है, नहीं। तो उसको जब मेंशन करोगे कि आने वाले 10 सालों में शेयर प्राइस को 100% से इंक्रीज करना, मीन डबल करना, मीन स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव। कहते ये जो गोल होता है ना, ये क्या होता है, गोल होता है, उर्दू वाला गोल होता है। मतलब क्या है, लगे रहो क्या करना है नहीं पता, कब तक क्या करना है। मुझे ACCA करना है, क्या स्पेसिफाई किया कब तक करना है, नहीं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो ये क्या रहेगा, गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। इसको अचीव करने के लिए क्या अपनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई कब तक करना है। आने वाले 1 साल में मुझे ACCA करना है, 4 पेपर हैं, तो अब ये अचीव होगा। अगर आपने इसको स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर ये अचीव नहीं होगा। तो गोल क्या है, जनरल एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो मिशन के अकॉर्डिंगली होते हैं और टाइम टू टाइम वेरी करते रहते हैं। हाँ, उसी जनरल एम को जब स्पेसिफाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव। और अचीव कब होंगे, जब ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया तो ये गोल अचीव नहीं होगा। शेयर प्राइस इंक्रीज करना क्या है, गोल नहीं, इंक्रीजिंग शेयर प्राइस बाय 100% इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। मीन कब तक करना है, कितना करना है, ये क्या बना, ऑब्जेक्टिव। अब ये अचीव होगा। क्या ख्याल है? कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये होते हैं स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्मार्ट। स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। कि अगर आपने गोल को ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में स्मार्ट नहीं किया तो ये कभी भी अचीव नहीं होगा। स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई क्या अचीव करना है, मेजरेबल होना चाहिए कि कितने टाइम में अचीव करना है, और एग्रीड, जिन लोगों के थ्रू अचीव करना है उनके साथ डिस्कस करते हुए डिफाइन करने। इंपोज करोगे तो कभी भी अचीव नहीं होंगे। और क्या होने चाहिए, रियलिस्टिक भी होने चाहिए। मीन ऐसे गोल ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं जिनके लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हों। गोल सेट कर दिए चांद पे जाना है, लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है तो फिर ये अचीव नहीं होगा। क्यों, रियलिस्टिक नहीं है। और साथ टाइम बाउंड, मीन टाइमिंग भी मेंशन होनी चाहिए कि ये चीज़ आपने कब तक अचीव करनी है। अगर आपने अपने गोल को स्मार्ट नहीं बनाया ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में तो कभी भी अचीव नहीं होने लगे रहोगे, गोल घूमते रहोगे, ACCA करना है, ACCA करना है, ACCA करना है। क्या ख्याल है? सो पर्पस क्या है, वाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। और वही ओवरऑल पर्पस क्या होता है, मिशन, जिसको बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी भी बोलते हैं। एक अच्छी डेफिनेशन किसी गोरे ने लिखी, रोइजन डियाट्रे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड व्हाई व्हाट वी बिलीव इन, जिसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम डिफरेंट गोल सेट किए जाते हैं। लेकिन वो गोल अचीव तब होंगे जब उन्हें स्पेसिफाई किया जाएगा, मीन ऑब्जेक्टिव, मीन स्मार्ट बनाया जाएगा।
हाँ, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक लेवल पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, फिर टेक्निकल लेवल पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी, और फिर ऑपरेशन लेवल पे डे टू डे प्लानिंग करके क्या किया जाएगा, मीट किया जाएगा किसको, ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन, पर्पस को। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अपनी पोजीशन को एनालाइज करने से पहले पर्पस डिफाइन करना जरूरी है। पर्पस 3 तरह के होते हैं। एक विजनरी पर्पस जिसे नाम दिया जाता है मिशन का। मिशन क्या है, बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी या ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये क्या है, विजनरी मीन दिमाग के अंदर कहते हैं ये मिशन अचीव कब होगा, क्या आपने अकेले ने अचीव करना है या साथ दूसरे स्टेक होल्डर की सपोर्ट भी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, फिर मिशन अपना स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट भी करना है। कम्युनिकेट नहीं करोगे तो स्टेक होल्डर को तो ख्वाब नहीं आ गया आपका क्या मिशन है जो अचीव करने में उन्हें हेल्प आउट करना है। तो इसलिए सिर्फ मिशन होना नहीं चाहिए, इसकी कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर भी करनी है। और वो जो कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर करनी है वो कैसे करनी है, इसको लिख के आपने अपनी दीवारों पे या अपनी स्टेशनरी पे, नोट पैड पे स्टेक होल्डर तक कम्युनिकेट करना है। और जब ये मिशन आप अपना लिख लोगे तो उसे नाम दिया जाता है मिशन स्टेटमेंट का। मीन सिर्फ मिशन नहीं होना चाहिए, इसे अचीव करने के लिए क्या होनी चाहिए, मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर। मीन मिशन को लिख के फॉर्मली स्टेक होल्डर तक कम्युनिकेट करना या एक्सप्रेस करना, इसे क्या नाम दिया गया है, मिशन स्टेटमेंट का। क्यों, जब तक आप मिशन की मिशन स्टेटमेंट नहीं करोगे, मीन इसे लिख के आगे लोगों तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक ये आपका मिशन जो है वो अचीव नहीं होगा। इसलिए सिर्फ मिशन होना इनफ नहीं है, मिशन स्टेटमेंट का होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, मिशन स्टेटमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट, क्या सिग्निफिकेंस है कि 2 डिफरेंट राइटर ने मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया। 2 डिफरेंट राइटर ने मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया। कौन 2 राइटर हैं वो, एक हमारे बिलव्ड राइटर हैं JSW और एक राइटर है हैंडी के नाम से। हैंडी ने जो इंपॉर्टेंस बताई है वो बताई है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल JSW ने इंपॉर्टेंस बताई है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्चर का मतलब क्या है, हैंडी कहता है जी कल्चर का मतलब है द वे थिंग्स आर डूइंग अराउंड हियर, द वे थिंग्स आर डूइंग अराउंड हियर। मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय के काम करने का जो तरीक़ेकार है, एम्प्लॉय के चलने का, आपस में कम्युनिकेट का, आपस में वर्किंग का जो वे है, उसे नाम दिया जाता है कल्चर का। और हैंडी क्या कहना चाहता है कि अगर आप अपना कल्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू मिशन पर्पस बनाना चाहते हो, मीन लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों के काम के अंदर हर वक्त मिशन पर्पस ही फोकस हो, तो आपको क्या करना है, मिशन स्टेटमेंट मीन कम्युनिकेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर करनी है। अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मैनेजर्स को मिशन क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। फिर जाके उनके दिमाग में, उनकी वैल्यूज़ बिलीव्स में जाके, कल्चर में जाके मिशन रचे बसेगा, तो इससे मिशन अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए अगर आप कल्चर अकॉर्डिंग टू मिशन बनाना चाहते हो तो क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट मीन कम्युनिकेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी बताई JSW ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और JSW क्या कहता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन का
स्कोप ऑर्गेनाइजेशन का विजन, पोजीशन मीन कंपटीशन को डील करना, स्कोप मीन ऑब्जेक्टिव, बाउंड्रीज, और विजन का मतलब क्या है, बिलीव्स। अकॉर्डिंग टू मिशन बनाना चाहते हो तो फिर क्या होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस मीन कम्युनिकेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर करना है। फिर जाके आप कंपटीशन को प्रॉपर्ली डील कर सकोगे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन मार्केट में बना सकोगे थ्रू सपोर्ट ऑफ स्टेक होल्डर। फिर जाके आपकी बाउंड्रीज के अंदर सिर्फ वही एक्टिविटीज़ होंगी जो आपके मिशन से रिलेटेड है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। फिर जाके लोगों की बिलीव्स मीन दिमाग के अंदर भी क्या होगा, मिशन पर्पस ही होगा। अगर आपने मिशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस मीन कम्युनिकेशन और मिशन टू स्टेक होल्डर नहीं किया तो आपकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू मिशन नहीं होगी, आपके स्कोप में फजूल एक्टिविटीज़ होंगी, लोगों की बिलीव्स जो है, विजन जो है वो अकॉर्डिंग टू मिशन डेवलप नहीं होगा। इसलिए सिर्फ मिशन होना नहीं चाहिए, मिशन की कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर मीन मिशन स्टेटमेंट भी होना ज़रूरी है। फिर ये मिशन स्टेटमेंट के ऊपर एक और राइटर ने भी अपना मॉडल दिया जिसको नाम दिया जाता है कैम्बल एट ऑल मॉडल। कैम्बल एट ऑल मॉडल। और कैम्बल एट ऑल मॉडल क्या कहता है कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीव्स, देयर शुड बी क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीव्स, कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट बनाना है कुछ चार चीज़ों को, एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को, एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को, और एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को। क्या करना है, इनको आपस में कंसिस्टेंट बनाना है। इनके बीच में क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। मतलब क्या हुआ कि लोग जो भी बिहेव का मतलब क्या है, एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी जो आपने प्लानिंग उन्हें दी है, या अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब क्या है, बिलीव्स मीन दिमाग के अंदर जो है, ये लोग जो भी एक्शन बिहेवियर करते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली होता है, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली या अपने दिमाग मीन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंट करना है विद पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, पर्पस के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनेगी तो लोगों ने उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, तो इससे क्या होगा, आपका पर्पस ऑटोमेटिकली अचीव होगा। पर्पस मीन मिशन। पर्पस को अलाइन करना है विद वैल्यूज मीन लोगों के दिमाग में भी पर्पस मिशन जो है वो रचाना बसाना है। क्यों, अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका पर्पस मिशन क्या होगा, अचीव होगा। हाँ, अगर आपने ये चार फैक्टर्स को आपस में कंसिस्टेंट नहीं किया, अलाइन नहीं किया, पर्पस, स्ट्रैटेजी, वैल्यूज और बिहेवियर को, तो फिर आपका पर्पस मिशन अचीव नहीं होगा। हाँ, वो कैसे अलाइन करना है कि स्ट्रैटेजी जो लोग बना रहे हैं उनके दिमाग में पर्पस मिशन देना है, कैसे, थ्रू मिशन स्टेटमेंट। इंप्लॉइज के दिमाग में, वैल्यूज में, बिलीव्स में पर्पस को रचाना बसाना है, कैसे, थ्रू मिशन स्टेटमेंट। क्यों, लोग जो भी बिहेव करेंगे, जो भी काम करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी करेंगे या फिर दिमाग में जो वैल्यूज बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। सो ये मिशन स्टेटमेंट के ऊपर एक बड़ा सा टॉपिक हमने कवर कर लिया। अगर एग्जामिनर कोई 8-10 नंबर के लिए टेस्ट कर ले, हम कुछ बातें कर सकते हैं। बिल्कुल। मिशन क्या है और मिशन कैसे अचीव होगा, थ्रू मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या है, डिफाइन कर दिया। नहीं, दो इंपॉर्टेंस है, एक कल्चर पांडे से हैंडी ने डिफाइन की और एक स्ट्रेटजी पांडे से JSW ने डिफाइन की कि अगर आप पोजीशन, स्कोप, विजन अकॉर्डिंग टू मिशन अलाइन करना चाहते हैं तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट मीन कम्युनिकेशन ऑफ मिशन टू स्टेक होल्डर करना है। या मिशन अचीव करने के लिए कैम्बल एट ऑल मॉडल क्या कहता है कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीव्स, कि आपको कंसिस्टेंट बनाना है किस चीज को, पर्पस, स्ट्रैटेजी, वैल्यूज और बिहेवियर को। सुपोजिशन को एनालाइज करने से पहले वो कहता है जी कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस डिफाइन करना है। पर्पस 3 तरह के होते हैं, एक विजनरी पर्पस, मिशन, लेकिन वो सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए, लोगों तक कम्युनिकेट भी करना है थ्रू मिशन स्टेटमेंट, क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस है। एक ऑर्गेनाइजेशन का मेजरेबल पर्पस भी होता है जिसे नाम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव का।
या इसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट का नाम भी दिया जाता है। जो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एवरी ईयर अपने कुछ टारगेट सेट करती है और उसके बाद फिर उसे अचीव करने की कोशिश करती है। मेजरेबल पर्पस ऑब्जेक्टिव मीन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। लेकिन क्या करती है हर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल टारगेट सेट करके उसे मेजर करती रहती है और कभी भी हाई परफॉर्मेंस की तरफ नहीं जा सकती, अपने ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर सकती। इसलिए एक टेक्निक है बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक, जो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही मेजर नहीं करनी चाहिए, मीन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ही सेट नहीं करने चाहिए, कुछ नॉन फाइनेंशियल टारगेट भी सेट करने चाहिए, मीन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मेजर करनी चाहिए। So measurable purpose mean objective मीन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और बैलेंस स्कोर का टेक्निक क्या कहती है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मेजर करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जब भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है, तो बैलेंस स्कोर का टेक्निक किसने बताई? कि दो राइटर हैं, एक कापलान और एक नॉर्टन। ये कहते हैं जी कि जब भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है तो आपको 4 तरह की परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है। क्या 4 तरह की परफॉर्मेंस मेजरमेंट करनी है? एक तो आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करनी है, जिसको मेजर किए बिना आप नहीं रह सकते। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको कस्टमर परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको एम्प्लॉय परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है? इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। मीन परफॉर्मेंस मेजर करते वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं, आपको साथ ये 3 तरह की नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। कस्टमर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस भी। क्या मेजर करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में? क्या मेजर करना है? रेशियोज जो हर कंपनी करती है। क्या देखना है आपको? सेल्स ग्रोथ देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है लाइक प्रॉफिट मार्जिन, गियरिंग देखनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है, करंट रेशियो देखनी है, जीपी मार्जिन देखने हैं, एटसेट्रा। और काफ़ी सारी रेशियोज हैं जो हर कंपनी करती है। लेकिन कहते हैं सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना, नॉन फाइनेंशियल को इग्नोर कर देना, ये एक नैरो अप्रोच है, मैनेजमेंट बाय नंबर अप्रोच है। और इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस भी आए हैं। क्यों? कोई भी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आप चेंज कर दो तो फिगर ही बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगी। इसलिए अगर परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो आपको इसके साथ 3 नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करनी है। कस्टमर परफॉर्मेंस आपको मेजर करनी है। और क्या मेजर करना है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन आपको मेजर करनी है। कैसे? कस्टमर सर्वे के थ्रू। कस्टमर रिटेंशन आपको मेजर करनी है, देखना है कि मेरे पास कस्टमर रिटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं लूज तो नहीं हो रहा। कस्टमर एक्सटेंशन आपको मेजर करनी है कि कस्टमर मेरा एक्सटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने देखना है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आपकी सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही। क्यों? अगर नहीं हो रही तो दिस मीन माइट बी पुरानी प्रोडक्ट में कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है, रिटेन हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, नई प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल हो रही है, तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगी। आपको शायद मेजर करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिससे सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं, आपको नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन कस्टमर परफॉर्मेंस को मेजर करना है। लेकिन कहते हैं सिर्फ कस्टमर नहीं, आपको एम्प्लॉय परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। क्या मेजर करना है? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन।
एम्प्लॉय मोरल देखने हैं हाई है या नहीं है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल देखना है कि मोटिवेटेड है या नहीं है, एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म आपने देखना है, क्यों अगर ज़्यादा हो रहा है दिस मीन काम में दिल नहीं लगता इसलिए एब्सेंटिज्म रेट हाई है। एम्प्लॉय का टर्नओवर आपने देखना है कि अगर ज़्यादा हो रहा है दिस मीन आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी प्लेस टू वर्क नहीं है। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग आपने देखनी है कि उस पर आप पैसा लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, तो उनकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो जिससे उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, बेटर होगी, इंप्रूव होगी। हाँ, अगर एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन मोरल ठीक नहीं है, मोटिवेशन लेवल ठीक नहीं है, एब्सेंटिज्म हाई है, टर्नओवर हाई है, ट्रेनिंग बजट कम है, तो कभी भी आप अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये मेजर कर लोगे तो फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। साथ आपको इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस भी देखनी है, और उसमें क्या देखना है आपने, देखना है कि मैनेजमेंट जो है वो कोई नई इनोवेशन ला रही है या नहीं ला रही है, देखना है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी जो है वो इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल है या नहीं है, देखना है ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्टिवनेस है या नहीं है, मीन कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव मीट होता है या नहीं होता, देखना है कि मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, मीन कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसे कोप अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर इनोवेशन नहीं ला रहे, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अचीव नहीं हो रही, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इससे आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी। सो क्या कहती है बैलेंस स्कोर का टेक्निक, एक बिजनेस को परफॉर्मेंस मेजर करते वक्त सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं, 4 तरह की परफॉर्मेंस मेजर करनी है अलॉन्ग विद फाइनेंशियल, 3 नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है, कस्टमर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस मीन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। बैलेंस स्कोर का टेक्निक एक बड़ी खूबसूरत बात करती है कि व्हाट यू मेजर is what you get. What you measure is what you get. If you can't measure it, you cannot manage it. कि जो आप मेजर करोगे वही आप पाओगे, मीन अगर ये 3 परफॉर्मेंस मेजर करोगे तो ये अच्छी पाओगे। इफ यू कांट मेजर इट, अगर आप इन्हें मेजर नहीं कर सकते तो इनको फिर कभी भी मैनेज नहीं कर सकते, और इनको मैनेज नहीं किया आपने तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कभी भी आपकी पकड़ में नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्यों डाउन में जा रही है। इसलिए ज्यादा जरूरी क्या है, ये फाइनेंशियल नहीं, ये 3 तरह की नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना। क्या ख्याल है? चलेंगे वापस कि पोजीशन को एनालाइज करने से पहले आपको अपना पर्पस डिफाइन करना है, और पर्पस 3 तरह के होते हैं, एक विजनरी पर्पस मीन मिशन, एक मेजरेबल पर्पस मीन ऑब्जेक्टिव, और एक क्रिटिकल पर्पस भी होता है, इसे नाम देता है स्टेक होल्डर एनालिसिस का। और स्टेक होल्डर एनालिसिस कैसे होगा? थ्रू मेंडलो, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या करना है कि आपको पहले अपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर देखना है कौन की प्लेयर्स हैं, हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाले, कौन मिनिमल एफर्ट है, लो पावर लो इंटरेस्ट वाले, कौन कीप सेटिस्फाई हैं, हाई पावर लो इंटरेस्ट वाले, और कौन कीप इन्फॉर्म्ड हैं, हाई इंटरेस्ट लो पावर वाले। तो उनको वैसे मैनेज करना है आपने, की प्लेयर्स को पहले कंसीडर करना है, फिर सेटिस्फाई वालों को सेटिस्फाई करना है, इन्फॉर्म वालों को इन्फॉर्म करना है, लेकिन मिनिमल एफर्ट को भी इग्नोर नहीं करना, उन्हें भी लीस्ट सेटिस्फाई लीस्ट इन्फॉर्म रखना है। क्या ख्याल है? सो बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ टू डील विद कंपटीशन। कंपटीशन को डील कैसे करना है? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, which involves 3 interrelated processes: strategic analysis, strategic choice, strategic implementation. हम फंसे हुए थे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, जिसका मतलब क्या था? टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम पोजीशन को एनालाइज करने के लिए इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है, जो हम कवर कर चुके, एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है, जो हम कवर कर चुके, या डायरेक्टली पोजीशनिंग एनालिसिस थ्रू स्वॉट भी हो सकता है, हम कवर कर चुके।
लेकिन ये करने से पहले आपको अपना पर्पस डिफाइन करना है, जो 3 तरह के होते हैं, विजनरी पर्पस मीन मिशन, लेकिन सिर्फ मिशन नहीं, उसकी कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर मिशन स्टेटमेंट होना भी जरूरी है। क्यों? कल्चर पॉइंट से इंपॉर्टेंस है, हैंडी ने बताई, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इंपॉर्टेंस है, JSW ने बताई। यह अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ बिलीव्स कैम्पबेल एट ऑल मॉडल भी है। एक मेजरेबल पर्पस होता है जिससे नाम देता है ऑब्जेक्टिव मीन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, लेकिन बैलेंस स्कोर का टेक्निक क्या कहती है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मेजर करनी है। क्यों? सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर करना नैरो अप्रोच है, मैनेजमेंट बाय नंबर अप्रोच है, क्वालिटी नहीं आप अचीव कर सकोगे, और मैनिपुलेशन के चांसेस भी हाई हैं। क्यों? नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज करने से फिगर डिफरेंट हो सकती है। इसलिए मिनी परफॉर्मेंस मेजर करनी तो आपको 3 तरह की नॉन फाइनेंशियल मेजर करनी है, कस्टमर, एम्प्लॉई और इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। एक पॉलिटिकल पर्पस भी है कि आपने स्टेक होल्डर की सपोर्ट को कैसे मेंटेन रखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, की प्लेयर्स देखने हैं कौन से हैं, उनको हाईली सेटिस्फाइड, हाईली इन्फॉर्म रखना है। जो कीप सेटिस्फाई वाले हैं उनको सेटिस्फाई रखना है उनकी डिमांड पूरी करके। जो कीप इन्फॉर्म वाले हैं उनको इन्फॉर्म करके कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। और मिनिमल एफर्ट वालों को भी इग्नोर नहीं करना, लीस्ट सेटिस्फाइड, लीस्ट इन्फॉर्म उनको भी रखना है। क्या ख्याल है? अब अगर एग्जामिनर कह दे कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करें तो क्या करोगे? स्वॉट अप्लाई करोगे? सबसे पहले उसका पर्पस स्वॉट अप्लाई करोगे। मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। एग्जामिनर रिक्वायरमेंट दी टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस, स्वॉट टू एनालाइज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, पोर्टर वैल्यू चेन। क्या कह रहा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो 7S भी अप्लाई किया जा सकता है। टू एनालाइज इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट, नहीं, परफॉर्म एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों, परफॉर्म एनवायरमेंटल एनालिसिस, दोनों नहीं, टू एनालाइज करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस। तो बताएंगे पहले एक पोजीशन को एनालाइज किया जाता है थ्रू स्वॉट, i.e. स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। लेकिन अब स्वॉट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, फिर तमहीद बांधेंगे टू एनालाइज स्ट्रेंथ वीकनेसेस वी आर गोइंग टू परफॉर्म इंटरनल एनालिसिस। एंड टू एनालाइज इंटरनल एनवायरनमेंट, पोर्टर वैल्यू चेन इज यूज्ड व्हिच इज एज फॉलोज, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज। फिर तमहीद बांधेंगे टू एनालाइज अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सटर्नल एनालिसिस। External analysis is also called environmental analysis, and a firm operate in 2 types of environment, i.e. industry and macro. Industry environment can be analyzed through Porter 5 forces, which is as follows, and macro environment can be analyzed through Pastel factor, which are as follows. एंड पे एक कंक्लूजन दे दोगे, एक पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या, क्यों पोजीशन एनालाइज करनी थी ना आपने। क्या ख्याल है? चलिए मूव होते हैं। एक क्वेश्चन में मिलेगा नोट्स के अंदर। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अब आप पे डिपेंड है, एक सीटिंग में कवर करना है या 2 सीटिंग में कवर करना है, स्पेशली ऑनलाइन में अगर आप कवर कर रहे हो तो एक बड़ा सारा क्वेश्चन में मिलेगा वेटलैंड के नाम से। नोट्स में देखें क्वेश्चन मिलेगा वेटलैंड ट्रस्ट के नाम से, वेटलैंड ट्रस्ट। पानी एक गिलास ताज़ा दे दो।
जी मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन? जी सर। सो एक छोटी सी केस स्टडी है 1, 2, 3 और 4 पेजेस की, ऐसी बात है। साथ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट ये है जस्ट फॉर 25 मार्क्स। जी सर। 25 मार्क्स की एक ही रिक्वायरमेंट। क्या हमने बात की थी, स्ट्रेटजिक प्रोसेस में कोई 3 तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस और तीसरा क्या था? स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक एनालिसिस, स्ट्रेटजिक चॉइस, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजिक एनालिसिस also called स्ट्रेटजिक पोजीशन। क्या ख्याल है? स्ट्रेटजिक चॉइस also called स्ट्रेटजिक ऑप्शंस और स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन also called स्ट्रेटजिक चेंज या स्ट्रेटजिक एक्शन। तो ज़रा मुझे वो रिक्वायरमेंट ए जो है वो ज़रा रीड करके बताएंगे, समझ आती है आपको कुछ? वेटलैंड की रिक्वायरमेंट है। हमने देखनी है एनवायरमेंटल। सो क्या कहता है जी, 21 7 4 प्रोफेशनल मार्क्स, 25 मार्क्स के लिए द न्यू सीईओ शीला जेंकिंस, नई सीईओ आ गई शीला, recognizes that she should understand the strategic position of VET। क्या अंडरस्टैंड करना चाहती है? strategic position before considering strategic option and change। Obviously strategic option और change से पहले क्या पता किया जाता है? strategic position का। अगर इतनी रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे? SWOT अप्लाई करके उसे strategic position बता देंगे। लेकिन उसने कहा क्या? She want a concise assessment of the strategic position। अगर इतनी रिक्वायरमेंट होती तो हम बता देते, लेकिन उसने कहा नहीं, she want a concise assessment of the strategic position covering environment, mean environmental analysis कवर करते हुए, mean opportunities threats की बजाय आपने क्या परफॉर्म करना है? environmental analysis mean ये भी अप्लाई करना है और ये भी अप्लाई करना है। क्या ख्याल है? स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं? इंटरनल होती है। दिस मीन इसके लिए भी कोई इंटरनल का मॉडल अगर है तो वो अप्लाई करना है आपको। मीन पोजीशन उसने एनालाइज करवाई है, लेकिन एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट नहीं। और यहीं तक बात नहीं रोकी। स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मिशन, मीन साथ आपको बातें करनी है किस चीज की? स्टेक होल्डर की भी और मिशन की भी। मीन उसने पूरा का पूरा स्ट्रेटजिक एनालिसिस हमसे पूछ लिया। दिस मीन हम क्या करेंगे? पहले एक तमहीद बांधेंगे कि strategic position can be analyzed using SWOT analysis, i.e. strength, weaknesses, opportunity, threats. To analyze opportunities and threats, we are going to perform environmental analysis, जो उसकी requirement है। And a firm operates in 2 types of environment, i.e. industry and macro. Industry environment can be analyzed using Porter 5 forces, and macro environment can be analyzed using Pastel factor, which are as follows। उसके बाद हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे पेस्टल। और पोर्टर 5 फोर्सेस में क्या है? न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कंपैक्टिव राइवरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ
कस्टमर। फिर हम हेडिंग देंगे स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज पे कोई मॉडल है? टोटल वैल्यू चेन एक्टिविटीज पे है, 7S फैक्टर्स हैं, कैपेबिलिटी सिर्फ नहीं है, M रिसोर्सेज हैं। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर देंगे उसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। क्यों, अगर कोई मॉडल अप्लाई होता तो फिर हम तमहीद बांध के वो अप्लाई करते, लेकिन चूंकि कैपेबिलिटीज पे कोई मॉडल नहीं है तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ में लिख देंगे और जो वीक कैपेबिलिटीज हैं वीकनेसेस में लिख देंगे। स्वाट पूरा हो गया। उसके बाद हम दे देंगे उसे कंक्लूजन। लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई, आपने जो है वो बात करनी है किस चीज़ की, मिशन और स्टेक होल्डर की भी। तो फिर एक हेडिंग देंगे मिशन की, उसमें कुछ 2-3 नंबर के लिए देखेंगे क्या बात की जा सकती है, मिशन कम्युनिकेटेड है या नहीं है। फिर एक हेडिंग देंगे स्टेक होल्डर की और उसमें देखेंगे मेनली की प्लेयर्स कौन से हैं, उनकी बातें करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और कंपनी क्या कर रही है, कुछ 2-4 नंबर के लिए भी। नहीं, ये सारी हेडिंग हमारे आंसर के अंदर आएंगे। पेस्टल भी पूरा, 5 फोर्सेस भी, उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी, स्वाट पूरा हो गया, कंक्लूजन आ गया। फिर कुछ मिशन की 2-3 नंबर की बात करेंगे और फिर स्टेक होल्डर की 3-4 नंबर की बात करेंगे। फिर जाके 25 मार्क्स कंप्लीट होंगे। आ जाए क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई करते हैं पेस्टल, 5 फोर्सेस, फैक्टर भी, स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी। इससे लंबा क्वेश्चन P3 में आज तक कभी अपीयर नहीं हुआ था। इससे गंदा और औखा क्वेश्चन भी आज तक P3 में कभी अपीयर नहीं हुआ था। मीन एक इतिहासी अटेम्प्ट थी ACCA P3 की। एक ये अटेम्प्ट थी और एक जून 13 की अटेम्प्ट थी। वो क्वेश्चन भी हम कहीं पे कवर करेंगे। ठीक है, पहले ये कवर करते हैं। सो आर्केडिया किसकी आपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालाइज करनी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसने बताया, WET, WET। ठीक हो गया। Arcadia is a country with great mineral wealth and a hard-working, well-established population। अब पता नहीं वो WET इस कंट्री में ऑपरेट करती है या नहीं करती, कंपनी करती क्या ये भी नहीं हमें पता। इतना पता चला वहाँ की पॉपुलेशन बड़ी हार्ड वर्किंग और वेल एजुकेटेड है। तो चलो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं, शायद बाद में कहीं रिलेट करना पड़ जाए। ठीक हो गया। बिजनेस की बात नहीं हुई, कंट्री की बात हुई है। पॉपुलेशन उसकी हार्ड वर्किंग है और वेल एजुकेटेड है। बिजनेस के एम्प्लॉयज़ की बात नहीं हुई। It has recently enjoyed sustained economic growth generated by the expansion of its manufacturing industry. It has recently enjoyed sustained economic growth। तो पता नहीं आगे रिसेशन आ गया हो, क्या देखते हैं। The population has grown as well, and as a result, agriculture output has increased to satisfy this problem, with much previously marginal land converted to arable and pasture land। मीन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी आपको इंक्रीज करना पड़ी, तो मार्जिनल मीन जो भी आपके पास इजाफी ज़मीन पड़ी थी उसको आपने अरेबल पैस्चर मीन कल्टीवेशन के काबिल बनाया है। However, after 10 years of sustained economic growth, the country in 2009 began to experience economic problems। लेकिन अब कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहे हैं। GDP has declined for 3 successive quarters, and there is increasing problem with servicing both personal and business debt, leading to business bankruptcy and homelessness। और बहुत बुरे इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक फैक्टर होगा जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे बिजनेस के साथ रिलेट करेंगे, अभी बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं हमें मिली, क्या ख्याल है, लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर है, वो भी देखते हैं कि बिजनेस करता क्या है, फिर देखेंगे ना। The climate of the country is also changing, becoming drier and wetter। ये बड़ा खुश्क साली सा वेदर है, शायद बारिशें बुरशें नहीं हो रही। Last year, for the first time, the government had to ration water supply to domestic home। बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही, घरों में पानी भी गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ा। तो ये भी अंडरलाइन कर लेते हैं, शायद कहीं पे हमें रिलेट करना पड़ जाए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल।
तो अभी तक क्या हुआ, हमें एक इकोनॉमिक फैक्टर मिला है और दो लाइनें हमने अंडरलाइन की है। द फॉर्मेशन ऑफ वेट इन 2002 द एनवायरमेंटल कैंपेनर जुहेल अब्बास published a book on the wetland of Arcadia. The wetland of Arcadia are areas of natural habitat made up of land that is saturated with moisture such as swamp, marsh or bog. मीन बुक लिखी उसने वेटलैंड ऑफ आर्केडिया के ऊपर। वेटलैंड का मतलब क्या, वेट का मतलब क्या होता है, वेट गीला, लैंड जमीन, गीली जमीन, जिसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है, स्वैम्प है, मार्श है, बॉग है। ये आपने बचपन में अगर पाक स्टडी पढ़ी हो तो जिन्होंने उर्दू में पढ़ी उन्होंने एक वर्ड पढ़ा होगा सेम व थॉर, जिन्होंने अंग्रेजी में पढ़ी उन्होंने एक वर्ड पढ़ा होगा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। पढ़ा ये वर्ड, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, सेम व थॉर, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या है, सेम व थॉर या वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के जमीन के नीचे जो सॉल्ट और वाटर की लेयर्स हैं उनका ज़मीन के टॉप पे आ जाना और ज़मीन किसी काबिल ना रहना, ऐसी ज़मीन को नाम दिया जाता है सेम व थॉर या वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये भी कोई ऐसी ज़मीन की बात कर रहा है जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, स्वैम्प, मार्श, बॉग मीन दलदल टाइप की कोई ज़मीन है। Dr. Bass' book chronicled the systematic destruction of the wetland due to population growth, increased economic development and climate change. Water had been progressively drained from the wetland to provide land for farming and to provide water for the increasing population and industry of the country. क्या करेंगे हम, उनको रिस्टोर करेंगे। कैसे? पानी वहाँ से निकाल के तो घरों में दे देंगे या इंडस्ट्री में यूजेज में दे देंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, और लैंड क्या करेंगे हम, फार्मिंग के काबिल बनाएंगे। वेटलैंड आल्सो प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। Dr. Bass showed that in the period from 1970 to 2000 there had been a dramatic decline in birds, mammals and fish dependent upon the wetland habitat. Some species had become extinct. In 2003, Dr. Bass formed the Wetland Trust, WET, with the aim of preserving, restoring and managing wetland in Arcadia. तो क्या है, एक ट्रस्ट बिजनेस है वेट, जिसका एम क्या है, आर्केडिया के अंदर जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रिजर्व करना, रिस्टोर करना, मैनेज करना। तो ये प्रिजर्विंग, रिस्टोरिंग, मैनेजिंग वेटलैंड, ये क्या है कंपनी का मिशन, जिसके हम मिशन में बात करेंगे कि ये है, और देखेंगे आगे ये ठीक है या नहीं और कम्युनिकेटेड है या नहीं। और बिजनेस हमें पता चल गया इसका काम क्या है, वेटलैंड को रिस्टोर करना। ट्रस्ट बिजनेस है तो क्या प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं। क्या कह रहा है, वो जो हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी इसी पैराग्राफ से ऊपर कि वेदर जो है वो बड़ा ड्रायर वडियर है और आप वेटलैंड को रिस्टोर करते हो। आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं? आउटडोर। तो ऐसे वेदर में आउटडोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना मुश्किल हो सकता है। क्या कहलाती है कि इकोलॉजिकल फैक्टर लिखा जा सकता है जो बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ड्रायर वडियर वेदर। क्या कहला? ओके जी, सो द ट्रस्ट हैज एक्वायर्ड द फोर मेन the trust had, since its formation, the trust has acquired the four remaining wetland sites left in the country. The trust work is funded through donation and membership fee. कहाँ से चलता है? डोनेशन से, मेंबरशिप फी से। और हमने ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि पॉपुलेशन वेरी हार्ड वर्किंग, वेल एजुकेटेड है। ये डोनेशन पढ़े लिखे लोग देते हैं, अनपढ़ जाहिल देते हैं? पढ़े लिखे। क्यों? अनपढ़ जाहिलों को तो पता ही नहीं ये काम क्या कर रहे हैं। क्या ख्याल है? और अगर पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग है और साथ वेल एजुकेटेड भी है, दिस मीन्स सोसाइटी हमारे टाइप की है। जो बिजनेस डोनेशन जनरेट करके ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा, कहाँ पर लिखेंगे? लेकिन इकॉनमी में रिसेशन चल रहा है,
लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं, होमलेस हो रहे हैं, तो इससे डोनेशन इनकम जनरेट करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी जो कंपनी की पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर भी अब रिलेट हो गया सारा साथ। सो एक इकोनॉमिक फैक्टर मिला, एक सोशल मिला और एक इकोलॉजिकल, और हमें मिशन की कुछ बात पता चली। Donations are one of contributions. Membership is through an annual subscription which gives members the right to visit the wetland. Each wetland is managed by volunteers who provide access and guidance to members. Oh, volunteers जो है वो मैनेज कर रहे हैं। Volunteers का मतलब क्या? बगैर पैसे के लोग काम कर रहे हैं, और बगैर पैसे के काम कर रहे हैं, तो ये थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। ये कहाँ पे लिखेंगे? क्या ख्याल है? The wetlands are not currently open to the general public. Dr. Abbas' work on the wetland has brought him to the attention of the Arcadian public and he is now a popular television presenter. और डॉक्टर अब्बास जिसे चला रहा है वो टेलीविजन प्रेजेंटर है। वेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड recognized by 85% of Arcadian in our recent green consumer survey. ये भी एक स्ट्रेंथ है कि एक तो डॉक्टर अब्बास पॉपुलर टेलीविजन प्रेजेंटर है और 85% पॉपुलेशन जो है वो फेमिलियर है विद द वेटलैंड, जो डोनेशन इनकम जनरेट करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। क्या ख्याल है? इमेज अच्छा स्टैब्लिश करने में हेल्प देगी। गिफ्ट हेल्प, वेट इज अ रजिस्टर्ड चैरिटी। इसी का मसला है, रजिस्टर्ड चैरिटी है। रजिस्टर्ड चैरिटी है तो कोई लॉ रेगुलेशन की कंप्लाइंस करना पड़ेगी, नहीं करेंगी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पोजीशन वीक हो सकती है। कहाँ पे लिखेंगे? सॉरी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी ना है। Charities within Arcadia have to be registered with the Commission of Charities which regulate charities within the country. हाँ, charities के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो ये क्रिएट करेगा बैरियर टू एंट्री, जो नए एंट्रेंट्स को स्टॉप करेगा टू एंटर इन आर इंडस्ट्री टू मेंटेन आर स्ट्रेटेजिक पोजीशन। The number of charities has increased significantly in the last few years, leading to widespread criticism from established charities, politicians and public who believe that many of these charities have been formed to exploit tax advantages. तो चैरिटीज इंक्रीज हो रही हैं और पब्लिक के अंदर इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कि टैक्स एडवांटेज के लिए क्रिएट की जाती हैं। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी पब्लिक से डोनेशन मेंबरशिप क्रिएट करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेगेटिव सोशल फैक्टर। क्या ख्याल है? Dr. Abbas is a vociferous critic, particularly after the Commission of Charities gave permission for the establishment of a rival wetland charity, WWTFT, competitor. Despite the fact that all wetland in Arcadia are under WET's control, WWTFT promised to create a new wetland artificially in Arcadia. They have so far only raised $90,000 of the $151 billion required for a pilot site. So एक कंपैटर है लेकिन वो अभी तक जनरेट कर सके जस्ट $90,000, और वैसे भी हमारे पास डोनेशन भी ज़्यादा हैं और सारी वेटलैंड भी हमारे कंट्रोल में हैं। दिस मीन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट कंपैटर दैट विल हेल्प इन मीटिंग आर ऑब्जेक्टिव। तो ये कहाँ पे बात करेंगे? कंपैरेटिव राइवलरी में। मीन पोजीशन उसके अगेंस्ट हमारी स्ट्रॉन्ग है। Dr. Abbas was part of a group that lobbied the government for the reform of the Commission of Charities. मीन गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक लॉबी ग्रुप का पार्ट बना, बट द गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड देयर एडवाइस, और गवर्नमेंट ने इनकी एडवाइस रिजेक्ट कर दी। तो फ्यूचर में अगर कोई गवर्नमेंट का एक्शन और आता है तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है। तो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर लिखेगा, पंगे नहीं लेने चाहिए ऐसे में। तो एक पॉलिटिकल फैक्टर, एक इकोनॉमिक, दो सोशल, एक इकोलॉजिकल, एक लीगल। बैरियर टू एंट्री एक हमें मिल गया, और कंपैरेटिव राइवलरी की बात हो गई, दो स्ट्रेंथ मिल गई, और मिशन की बात हो गई। आप इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त अपनी आंसर शीट पे एक रफ पेज पे इस तरह से लिख के
तो टिक टिक कर सकते हो, साथ इसके ऊपर भी टिक टिक कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। केस स्टडी वर्क के नाम से आप एक पेज बना के तो ये रफ वर्क कर सकते हो, बल्कि ये करने से एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपरली केस स्टडी के ऊपर वर्किंग करके फिर आंसर देने जा रहे हो। दिस मीन आपको सिलेबस आता है। द गवर्नमेंट ऑफ आर्केडिया हैज रिसेंटली चेंज द रूल्स ऑन चैरिटी टैक्सेशन। अब देखते हैं फेवर में या फिर अगेंस्ट है, कहाँ पे जाएगा टैक्सेशन? लीगल पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल में लॉस थे। Previously, once the charity accounts had been audited, the government paid the charity a sum of 20% of the total value of donation and membership. मीन आपकी जितनी भी इनकम होती थी मेंबरशिप डोनेशन के थ्रू, उसका 20% गवर्नमेंट भी आपको देती थी। This reflected the income tax the donor would have paid on the amount they had given to the charity. कि इस डोनर ने हमें टैक्स दिया है तो ये लो इसकी टैक्स वाली अमाउंट भी आपको एज ए चैरिटी हमने दे दी, तो बड़ा फायदा था। However, the government has now declared that this is unfair, as not all donation or membership fees are from Arcadian taxpayer or from people in Arcadia who actually pay tax. क्यों आपको कुछ लोग ऐसे भी डोनेशन मेंबरशिप देते हैं जो हमें टैक्स पे ही नहीं करते, या कुछ डोनेशन आपकी बाहर से भी आती हैं तो वो टैक्स इधर तो नहीं बाहर पे करते हैं, तो हम उनका भी आपको टैक्स की अमाउंट दे रहे हैं, ये तो गलत बात होगी। Consequently, in the future, charities will have to prove that a donation or membership fee from an Arcadian taxpayer. अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा अपने डोनर मेंबर्स का कि ये इन्होंने आपको टैक्स दिया है, तो उसका टैक्स 20% हम आपको देंगे, पूरी आपकी इनकम का नहीं देंगे। प्रूफ कैसे देंगे जी इन्होंने आपको टैक्स दिया? उस बंदे की टैक्स रिटर्न दिखा के देखें इसने आपको टैक्स दिया और हमें डोनेशन दिया। एक बंदा आपको डोनेशन दे रहा है, साथ अपनी टैक्स रिटर्न देगा? नवाज शरीफ अपनी टैक्स रिटर्न देगा आपको? नहीं। दिस मीन अब फ्यूचर में हमारी इनकम जो है वो अफेक्ट होगी। अफेक्ट होने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम हर्डल फेस करना पड़ेगी, तो एक पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। रिसर्च एंड एविडेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, मीन दूसरे कंट्रीज में अगर ऐसा सिस्टम चल रहा है तो वहां से रिसर्च एविडेंस क्या कहते हैं? दैट 30% ऑफ डोनर्स विल नॉट गिव द गिफ्ट हेल्प डिटेल्स रिक्वायर्ड एंड सो द चैरिटी विल नॉट बी एबल टू रिक्लेम टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या कह रहा? An analysis of VAT's income for 2008 is given in figure 1 and an analysis of income for charities is given in figure 2. Research has shown that 55% of members and 85% of donors also give money to other charities. फिगर 1 में उसने बता दिया जी कि आपकी जो इनकम आर्केडियन टैक्स पेयर से आती है मेंबर डोनर से इतनी, आर्केडियन नॉन टैक्स पेयर से भी इतनी आती है जिनका अब आपको टैक्स गिफ्ट हेल्प नहीं मिलेगा, नॉन आर्केडियन से भी आपकी इतनी इनकम आती है तो इनके अगेंस्ट भी नहीं मिलेगा। दिस मीन आपकी इनकम अब अफेक्ट होगी। इनकम फॉर ऑल आर्केडियन चैरिटीज ईयर 2008 इन $1 मिलियन कि लोग जो है वो देते हैं हेल्थ चैरिटीज को $775 मिलियन, सोशल केयर चैरिटीज को $275 मिलियन, इंटरनेशनल चैरिटीज को $150 मिलियन और इन्वायरमेंटल चैरिटीज लाइक वेट को देते हैं सबसे कम मीन $45.6 मिलियन। दिस मीन कुछ अदर टाइप ऑफ चैरिटीज भी अवेलेबल हैं जिनको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और चैरिटी डोनेशन देते हुए लोग देखा देखी देते हैं कि ये ज़्यादा लोग किसको दे रहे हैं। दिस मीन इन्होंने वेरीफाई किया होगा वो ठीक है। तो अगर हमारा भी मेंबर डोनर थोड़ा सा और मूव होता है टुवर्ड्स अदर फॉर्म ऑफ चैरिटीज़, और अदर फॉर्म ऑफ चैरिटीज़ क्या हैं हमारे, सॉरी ट्राइबल तो हमारी जैसी इन्वायरमेंटल चैरिटीज़ है ना, क्या कह रहा है वो अदर फॉर्म ऑफ चैरिटीज़ क्या है? सब्स्टिट्यूट। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है जो हमारी पोजीशन को फ्यूचर में वीक कर सकता है इफ आर मेंबर मूव टुवर्ड्स अदर फॉर्म ऑफ चैरिटीज़। क्या कह रहा है?
सो पेस्टल में हमें सारी बातें मिल गई, एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर छोड़ के इधर से न्यू एंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट, कंपैरेटिव लाइब्रेरी की बातें मिल गई, स्ट्रेंथ हमें 2 मिल गई। वेट 2003 to 2009. WET was originally a vehicle for promoting the vision and ideology of Dr. Abbas. Volunteers were recruited to manage and administer the wetland site, and the number of members gradually increased. Many of these volunteers have become knowledge expert in wetland, and their knowledge and experience is valued by the members. एक तो वॉलंटियर स्ट्रेंथ है, दूसरा वॉलंटियर्स क्या है, नॉलेजेबल हैं, एक्सपर्ट हैं, जो इन क्राइसिस बिजनेस को मैनेज करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे, तो ये भी एक स्ट्रेंथ लिखी जा सकती है। However, as the charity expanded, a number of issues emerged. क्या है जी इश्यूज? मीन वीकनेसेस, क्या बातें होने जा रही होंगी। Administration costs rose at a faster rate than subscription and donation. एडमिन कॉस्ट आपकी ज़्यादा रेट से बढ़ रही है इनकम से, और अगर ये रेट बढ़ता गया तो इस तरह से कंपनी का ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगी। अगर ये एडमिन कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया, तो ये एक मसला है। एडमिन स्टाफ आर ऑल फुल टाइम पेड एम्प्लॉइज ऑफ द चैरिटी। However, despite an increase in staff number, there is a substantial backlog of cleared application in the membership department which have not yet been entered into the membership computer system. ये स्टाफ होने के बावजूद मेंबरशिप की जो नई मेंबर्स की एप्लीकेशन है वो सिस्टम में अभी तक एंटर नहीं हो रही। सिस्टम में एंटर नहीं हो रही मीन आपने मेंबर को इसी को कहा होगा कि भाई आप ऑनलाइन देखना, आपका मेंबर्स में नाम आ रहा होगा हमारी वेबसाइट पे, वो जाके देखता होगा आए नहीं नाम, क्यों अभी तक वो सिस्टम में एंटर नहीं हुई। तो इससे बंदा तो परेशान हो जाता होगा, पता नहीं मैं किसी गलत जगह पे पैसे तो नहीं दे बैठा, कोई मुझे फ्रॉड तो नहीं लगा गया, मामू तो नहीं बना गया उस कंपनी का नाम लेके। तो इससे आपके मेंबर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं, जो आपकी पोजीशन को वीक कर सकता है। क्या ख्याल है? ये एक वीकनेस है। क्यों नेक्स्ट टाइम अगर आप उस मेंबर से दोबारा मेंबरशिप रिन्यू करवाने जाओगे तो पैसे नहीं देगा, क्यों भाई मेरा तो नाम ही नहीं आया था, तो लास्ट टाइम में मुझे मामू बना के चला गया। वो इतना विला तो नहीं बैठा, अच्छा दिखाओ वेबसाइट मैं खोलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं। क्या ख्याल है? So the membership computer system is one of the system used to support administration. However, the functionality of this software is relatively restricted and cumbersome. And it have been complained about its accuracy. मेन सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, जिस वजह से आपका मेंबरशिप एप्लीकेशन भी सिस्टम में एंटर नहीं हो रही। तो सिस्टम अच्छा नहीं है, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। क्या ख्याल है? जो अगेन ऑपरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये भी इंटरनल बात है। For example, members claim that renewal reminders are often sent out to people who have already paid, and those who should have received renewal invoices have never received them. मीन जिन मेंबर्स को साल के एंड पे आपने मेंबरशिप रिन्यू करवाने की, पैसे लेने की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, उनको सेंड नहीं करता ये, और जो ऑलरेडी पैसे दे चुके होते हैं उनको सेंड करता है जी आपकी मेंबरशिप ड्यू है। जैसे इसी को आपने मेंबरशिप फ़ीस दे दी हो और आपको ईमेल कर दे भैया आपकी मेंबरशिप फ़ीस रहती है, तो आप तो गंदी गालियाँ देना शुरू कर दोगे ना। ये सिस्टम भी वैसे कर रहा है जिससे मेंबर आपके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, लूज़ हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट वी सीम टू बी वेस्टिंग मनी एंड लूजिंग मेंबर्स, और उस वजह से हमारे मेंबर लूज हो रहे हैं। क्यों? जिनको रिन्यूअल रिमाइंडर देना चाहिए वो कैप्चर ही नहीं हो रहे। क्या ख्याल है? और जिनको दे दिया उनको रिमाइंडर दे रहा है ये, तो अगली दफ़ा आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। Members have been increasingly frustrated by their limited access to the wetland, and many wish to participate more in determining the policies of the organization. They feel that the wetland site should have better facilities such as toilets and concealed position for bird watching.
There were increasing criticism of Dr. Bass' domineering style and cavalier disregard for the members. And membership is currently falling and very little money is spent on sale and marketing to arrest this fall. पहली बात तो मेंबर जो है वो कुछ बेटर फैसिलिटी चाहते हैं वेटलैंड पे जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, और डॉक्टर अब्बास उनको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिस सूरत में मेंबरशिप लूज़ हो रहे हैं। और अगर ये लूज़ होते हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो इससे क्या होगा, कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हुए पुअर पोजीशन पे चली जाएगी। दूसरा, मार्केटिंग पे आप पैसा नहीं लगा रहे, मेंबर फॉल होने के बावजूद आप नए मेंबर्स भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो ये चीज़ भी फाइनेंशियल क्राइसिस की सूरत में पोजीशन को वीक कर सकती है। 2 पॉइंट बनेंगे। वॉलंटियर्स जो नॉलेजेबल एक्सपर्ट लोग हैं, हैव आल्सो बीन डिसग्रंटेड विद डॉक्टर अब्बास मैनेजमेंट स्टाइल, मीन गमो गुस्सा में है। दे फील पैट्रोनाइज्ड एंड अंडरवैल्यूड। नॉलेजेबल एक्सपर्ट, फ्री में काम करने वाले लोग, वो कहते हैं हमें वैल्यू नहीं दी जाती, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। The number of volunteers is declining, which itself is reducing the access to members to the wetland, और ये भी डिक्लाइन हो रहे हैं। और अगर ये डिक्लाइन होते हैं तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, जब ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बल्कि इन्हीं में से आपके कुछ मेंबर्स भी होंगे कि चलो आप वॉलंटरी काम भी करते हैं तो वो भी लूज होंगे, तो उस सूरत में कंपनी पोजीशन सेवेरली डैमेज हो जाएगी। A recent decision not to pay traveling expense to volunteer led to further resignation। एक तो बेचारे फ्री में काम कर रहे हैं, ऊपर से आप TADA भी नहीं दे रहे, TADA ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो वो भी पल्ले से देने हैं, तो ये चीज़ वॉलंटियर को लूज करते हुए, ऑपरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए पोजीशन को वीक कर सकती है। और नीचे उसने टेबल में बता दिया 2002 से 2007 तक अगर हम देखें तो मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, वॉलंटियर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और आफ्टर 7 देखा जाए तो दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग, अबाउट 25% से डिक्रीज हो गए, 20 to 25%। ऐसी बात है। और आपके मेन 2 स्टेक होल्डर हैं कौन, की प्लेयर कौन है यहाँ पे? एक वॉलंटियर हैं जो फ्री में काम कर रहे हैं, नॉलेजेबल एक्सपर्ट लोग, और दूसरे कौन है, मेंबर जिनसे आपको पैसे आ रहे हैं, और ये वैल्यू चाहते हैं, और ये चाहते हैं मोर फैसिलिटीज ऑन वेटलैंड जो कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही। क्या ख्याल है? सो एट द 2009 एनुअल जनरल मीटिंग डॉक्टर अब्बास स्टूड डाउन। तो हमने देखा जी पॉलिटिकल फैक्टर दोनों नेगेटिव है, इकोनॉमिक नेगेटिव है, सोशल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। देयर इज नो डाटा अवेलेबल फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल नेगेटिव, लीगल नेगेटिव, सेट ऑफ न्यू एंटर्स चले पॉजिटिव है, बैरियर टू एंट्री था, लेकिन सब्स्टिट्यूट नेगेटिव, कंपैरेटर पॉजिटिव। ये कुछ स्ट्रेंथ थी, और कंपैरेटर मीन WWTFT के अगेंस्ट हमारी पोजीशन स्ट्रांग थी ना, तो 3 स्ट्रेंथ है, लेकिन काफ़ी सारी वीकनेसेस हैं। पोजीशन स्ट्रांग है, ये वीक है, वीक है। सो एट द 2009 एनुअल जनरल मीटिंग डॉक्टर अब्बास स्टूड डाउन, नीचे बैठ गया, एंड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि अपना नया लीडर चुन लो, मुझसे मैनेज नहीं हुआ। डॉक्टर अब्बास एडमिटेड इन एन इमोशनल रेजिग्नेशन स्पीच, रोते हुए, that he had not sufficiently taken into account the views of members, donors और volunteers कि मैं मानता मैंने इन लोगों का ख्याल नहीं किया, मेन स्टेक होल्डर का ख्याल नहीं किया। तो यही आपके कस्टमर हैं, मेंबर्स, यही आपके शेयर होल्डर हैं। क्या ख्याल है? पैसे वहीं से आ रहे हैं ना। It is a matter of deep regret that I spent more time focusing on wetland rather than people. He was made honorary president of WET in recognition of his work in establishing and expanding the charity। तो लोगों ने कहा देखा इतना रो रहा है, चल तुझे प्रेसिडेंट बना देते हैं, हम नया लीडर CEO चुन लेते हैं। The new CEO शीला जेंकिंस, शीला की एंट्री हो गई। Wishes to pursue a more inclusive strategy। क्या चाहती है? अब मैं इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। इंक्लूसिव मीन सारे फैक्टर्स को स्ट्रैटेजी बनाते हुए फोकस करूंगी, इंक्लूड करूंगी इनटू कंसीडरेशन।
and immediately set about consulting the membership and voluntary staff about what they expected from VET. और सबसे पहले क्या करना है, ये की प्लेयर्स को कंसल्ट करना है, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों ये रोके जाएं, अगर ये लूज हो गए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा. The two clearest messages that came from this consultation exercise were that members wanted much better access to wetland and they were more interested in wildlife that use the wetland, particularly the birds, than the wetland side themselves. सिर्फ wetland ही नहीं, wildlife को भी फोकस करो, more facilities भी हमें दो वहाँ पे wetlands पे. This was not a view shared by Dr. Abbas, who wanted the wetland preserved for their own sake. जो अब बिजनेस को फोकस करना पड़ेगा, तो ये कि 2-3 लाइनें यहाँ पे बात आई जा सकती हैं, क्या चाहते हैं जो बिजनेस मीट नहीं कर रहा था. Volunteer wish to be much more involved in the running of the organization. वैल्यू दी जाए, हमें डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाए. And wanted to be treated by management in a way that recognize their voluntary commitment. कि एकदम फ्री में काम कर रहे और दूसरा हमें रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो, हमारी बातें भी नहीं मानते हो, तो वो भी किया जाए. तो ये क्या चाहते हैं वो भी बात की जा सकती है. सो ये सारी बातें हो गई, ये बातें होगी. ये सप्लायर कोई था, कस्टमर कोई था, तो ये हेडिंग देने की भी जरूरत नहीं है. स्ट्रेंथ लिख दी थी, वीकनेसेस 7-8, कंक्लूजन दे दिया, स्टेक होल्डर की बातें कर दिया. मिशन की बात करेंगे कि कंपनी का मिशन है क्या, प्रिजर्विंग, रिस्टोरिंग, मैनेजिंग वेटलैंड, बट देयर मेंबर्स वांट प्रमोशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल. सो कंपनी नीड टू चेंज इट्स मिशन like restoring, managing wetland as well as wildlife, and should communicate this mission to the stakeholder through mission statement, especially to the members to arrest them. ये बात हम यहाँ पे करेंगे कि ये मिशन है लेकिन मेंबर ये चाहते हैं, तो कंपनी नीड टू चेंज इट्स मिशन. ये मिशन की लाइन आपने यूज़ करनी है, इसके अंदर कॉपी करनी है, वो रिस्टोरिंग, प्रिजर्विंग, मैनेजिंग वेटलैंड, but members want wildlife promotion as well. So company need to change its mission like restoring, managing wetland as well as wildlife, promoting wildlife. And company need to communicate this mission to stakeholders, especially to members through mission statement. ये कि 2-3 नंबर की हम यहाँ पे ये बात करेंगे. अब जाके 25 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा. नीचे डेटा 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14 हेडिंग आएंगी हमारे आंसर में, और एक हेडिंग के एक पॉइंट अगर लगाएं तो 14 मार्क्स यहीं बन जाते हैं. ऐसे ही क्या कह रहा है. लेकिन वीकनेसेस में देखो कितनी बातें आपने की, 8 बातें की है. सोशल में 2 बातें की है. इधर आपने 3 नंबर के लिए बात की है, इधर आपने 4 नंबर के लिए बात की है. सारी लिखनी है, सारी पॉइंट बनानी है बिजनेस के ऊपर, ऑब्जेक्टिव पे, पोजीशन पे इम्पैक्ट बताते हुए, छोटे-छोटे पॉइंट्स, 2-2, 3-3 लाइनों के. सो ये सारा का सारा उसने हमसे पूछ लिया ऑलमोस्ट. चलते हैं आगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों की बातें करेंगे.